हेलो बडीज, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल वैभव विद्यापीठ पे, जहाँ पे हम NCERT बेस्ड और CBSE बेस्ड कोर्स की प्रिपरेशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो माई सेल्फ मनीष कुमार, आई डिड माई BTech फ्रॉम IIT कानपुर एंड राइट नाउ आई एम डूइंग टीचिंग पार्ट टाइम हियर। ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, रियल नंबर्स। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर क्या होते हैं और नंबर सिस्टम में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज किए जा सके। एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो नंबर सिस्टम जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें वेरी बेसिक डिफिनीशंस बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। अभी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम उन बेसिक डिफिनीशंस को एक बार देख लेते हैं। उसके लिए आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल क्लास 9 चैप्टर 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशंस टोटल मिल जाएंगे। अभी हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम इन शॉर्ट पढ़ते हैं। तो पहला नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स जैसे कि नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसी तरीके से होल नंबर्स क्या है? अगर 0 को भी हम इंक्लूड कर लें 1 to इन्फिनिटी में, तो हमारे पास जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स का सेट होगा उसे हम होल नंबर्स बोलेंगे। एंड इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे कि -3, 2, 1, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है। उसी तरीके से रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? रैशनल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और p एंड q जो है वो इंटीजर्स होंगे। p एंड q क्या है कि वो इंटीजर्स होंगे और उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। अगर तो इस तरीके से ये फ्रैक्शनल्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है और इंटीग्रल नंबर भी हो सकता है। और रैशनल नंबर को हटा दिया जाए और बाकी सारे नंबरों को देखा जाए, जैसे कि जिनको p/q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस जो है आप देखो तो फ्रैक्शंस जो हैं वो 6 तरीके से लिखे जाते हैं, जिसमें फ्रैक्शंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और उसमें एक डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर हमारा 10 नहीं है, या 10 का पावर में नहीं है, तो हम उसको कॉमन फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 2/3, 3/5, 5/6, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन फ्रैक्शन। अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 या 10 के पावर में है तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हमारा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, या मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 है, तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, जहाँ पे हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 इंटीजर 1/3, 4/3 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 1 इंटीजर 1/3 के ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होगा कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शनल्स होंगे। जैसे 2/5 4/3, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है। रियल नंबर जो है, रियल नंबर मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, या मतलब उसको मेजरमेंट के लिए यूज हो, तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। उसी तरीके से अब हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो नंबर इटसेल्फ
हो तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि वैसे नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे में एग्जांपल आप देख सकते हैं 2, 3, 5 और 7, 11, ऐसे इन्फिनिटली मेनी नंबर्स होंगे जिनको क्या प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। उसी तरीके से आते हैं कंपोजिट नंबर। अगर ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF 1 आता है। वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जिसका HCF 1 आता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो A और B और कोई भी नंबर है तो उसका अगर HCF 1 आता है तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। जनरली जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद आने वाला एक नंबर जो क्या होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। फिर उसी तरीके से आता है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और उनको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे और उनको हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक नंबर सिस्टम है जो हमें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू आवर क्लास 10 सिलेबस। सो अब हमने रियल नंबर और वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जान लिया है। तो 10th के सिलेबस में हमें इन नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सॉरी, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड दूसरी जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पे आप देखोगे डिवीजन वर्ड यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये डिविजिबिलिटी ऑफ द इंटीजर्स से रिलेटेड होगी, वो डिवीजन प्रोसेस के बारे में बताएगी। उसी तरीके से है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताएगी। तो पहला जो है, सो टुडे वी विल फोकस ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर हमारा डिविडेंड A है, डिवाइजर B है, कोसेंट Q आता है और रिमाइंडर R, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ऐसे टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आप देखो A इक्वल्स टू BQ प्लस R के टर्म में लिख सकते हैं। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है लेमा। सो व्हाट इज लेमा? लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट, कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम आगे किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। उस तरीके से होता है एल्गोरिदम क्या होता है? ये हमारे स्टेप्स होते हैं ऐसे प्रोसीजर्स बनाने के लिए जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूजफुल हो। तो ये लेमा जो होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। अगर हम वैसे ही स्टेटमेंट्स के प्रोसेस बना दें तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो अब इस पूरे डिवीजन लेमा को समझाने के लिए NCERT किताब में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पे एक सेलर है जिसके अंडे मतलब कोई भी एक रोड पे चलने वाला राही फोड़ देता है, फिर उसको वो पंचायत में लेके जाता है और पंचायत को जब वो अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है तो कुछ इस तरीके से करता है कि अगर पेयर में काउंट करे तो उसके अंडे 1 बचेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वो 2 से डिवाइड करे तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अगर उसको फिर बोलता है कि अगर 3 में काउंट करेंगे तो उसके पास जो है रिमाइंडर 2 आ गया।
और 4 में ऐसे काउंट करता है तो उसके पास 3 आ गए। उसी तरीके से अगर 5 में काउंट करता है तो उसके पास 4 आ गए। 6 में काउंट करता है तो 5 आ गए। और जब 7 में काउंट करता है तो उसके पास 0 होते हैं। जब 7 में काउंट करता है रिमाइंडर 0 होता है। इसका मतलब है कि जो अंडे का नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। इसी बात को एनसीईआरटी में पूरा इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको घर पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में सारे नंबर्स को लिख दिए। और यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात है कि ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये जो हमारा रिमाइंडर ये हमेशा डिवाइजर से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से कम होगा। डिवाइजर से कम होना क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर डिवाइजर के बराबर हो गया, अगर डिवाइजर के बराबर हो गया, जैसे अगर हम लोग मान लो किसी 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर भी 2 आ गया, इसका मतलब है 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो 2 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसीलिए जो रिमाइंडर जो है हमारा डिवाइजर से हमेशा कम होगा और 0 से बड़ा होगा। इसी बात को एक्सप्लेन करता है। और इसी बेसिस पे जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और थ्योरम 1.1 है, वो इसी बात को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहाँ पे q एंड r इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, q एंड r इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा और r जो है b से कम होगा और r जो है b से कम होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको यूज करके हम वेरियस अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लेमा का जो है हम यूज करते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कहाँ पे है देखते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए कि किसी भी 2 नंबर का HCF निकालना है, हमें किसी भी 2 नंबर का HCF निकालना है C एंड D, हमें किसी भी 2 नंबर का HCF निकालना है C एंड D, जहाँ पे C ग्रेटर देन D है, तो हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सिंपल डिवीजन प्रोसेस है, आप जैसे HCF निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। बट ये क्या है कि NCERT का पैटर्न है और CBSE बोर्ड का पैटर्न है, तो आपको इसी पैटर्न में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, पहले तो अपने नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे C इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम पहले D और R की वैल्यू, D तो हमारे पास मालूम है, C भी मालूम है, तो यहाँ पे हम Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? Q एंड R, Q एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम अपने सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे R की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर R की वैल्यू 0 आ जाती है तो देन HCF ऑफ C एंड D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D। C एंड D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D। अगर R इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, अगर R इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे फिर? उसके बाद से हम फिर से HCF निकालेंगे। किसका? HCF ऑफ किसका? डिवीजन लेमा किस पे अप्लाई करेंगे? HCF ऑफ D एंड R, HCF ऑफ D एंड R। जो हमारा यहाँ पे D है और जो हमारा रिमाइंडर है, इन दोनों पे हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अप्लाई डिवीजन लेमा, इस प्रोसेस को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारा R इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारा R इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल R इज इक्वल्स टू 0, टिल R इज इक्वल्स टू 0। और जिस पॉइंट पे R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी, जो हमारी जो D की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी HCF हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि हम डिवीजन लेमा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये एक एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें यूजिंग यहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 1256। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे कि 1256 इज़ ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब है ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। तो हम सी लिख देंगे, सी इक्वल्स टू दिस, ये हमारा डी हो गया। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमें मालूम चलेगा यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 420, और 420 जो है हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 है। 420 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि हम डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे, कौन किस पे 4052 एंड 420 पे, 4052 एंड 420 पे। सो दिस इज आवर सी एंड दिस इज आवर डी एंड दिस इज आवर आर। तो यहाँ पे ये हमारा डी और आर, फिर से डी और आर पे हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। फिर से जब हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया, फिर से हमारे पास क्यू एंड आर आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आर नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन अगेन हम क्या करेंगे, 272 420 इन दोनों का फिर से निकालेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अगेन विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल आर इक्वल्स टू 0। जब तक हमारा आर इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सो आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस 2 3, यहाँ पे आप देखोगे कि जब 24 और 4 पे अप्लाई किया गया तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है, आर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 12576 4052 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। एचसीएफ इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। So Euclid's division lemma is not only useful for calculating the HCF of large number but also because it is one of the earliest example of an algorithm that a computer had been programmed to carry out. तो यहाँ पे आप जो कंप्यूटर देखते हो वहाँ पे भी मतलब सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके ही ऐसे मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की गई थी। नाउ एनसीईआरटी में हमारे एक रिमार्क्स लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है ये। यहाँ पे देखो, Euclid's division lemma and algorithm are closely interlinked. They are closely interlinked, but they are not same. Here, Euclid's division algorithm is stated for only positive integers. It can be extended for all integers except 0. That is b not equals to 0. However, we shall not discuss this aspect here. Okay. यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है कि आप इसको जो ये नंबर हम एक बार डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अगर आर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम फिर से डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे। तो ये जो है हम यूक्लिड्स डिवीजन ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अभी तक हम बात कर रहे थे। जब हमने बात किया था तो ए एंड बी क्या थे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। ए एंड बी क्या थे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। लेकिन ये जो एल्गोरिदम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स हैं, ये हम किसी भी इंटीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, ठीक है, एल्गोरिदम, उसके बाद से फिर आता है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है। इसका एक्चुअली क्या है, ये लेमा जो है इसके एक प्रूवन स्टेटमेंट है, हम इसको यूज करना है आगे भी। तो इसको यूज करके हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब लेट्स सॉल्व दिस। देखिए, सो यहाँ पे आते हैं एग्जांपल नंबर 2 NCERT, ठीक है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें किस इंटीजर की बात कर रहे हैं,
इवन इंटीजर मतलब डिवाइडेड बाई 2 इज ऑफ द फॉर्म 2q, किस फॉर्म का होता है 2q, एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, देखिए मान लो कि हमारा कोई नंबर है, लेट्स पोज कि a इज अ क्या है पॉजिटिव इंटीजर, मान लेंगे कि a जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ इवन इंटीजर, इवन और ऑड की बात कर रहे हैं, इवन और ऑड की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, किससे चेक करना है हमें, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो हमारा यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो गया ऑटोमेटिकली 2, b का वैल्यू क्या हो गया ऑटोमेटिकली 2। तो हमारा a इक्वल्स टू, अगर हम बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो यहाँ पे r लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड हियर b इक्वल्स टू 2, सो वी कैन राइट r is less than 2 but greater than equals to 0, so r less than 2 but greater than equals to 0 में अगर हम इंटीजर्स देखेंगे तो r इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, r इक्वल्स टू 0 1 बस, क्योंकि 2 के बराबर तो है नहीं, तो हमारे पास क्या बचेगा r इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो अब हम अपनी इक्वेशन में यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रूफ हो जाएगा। So this is to prove okay, this is our solution। so this is to अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो अभी हम अपने स्टेप पे आते हैं। नाउ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना हो गया 2, r इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो 0, सिमिलरली a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2 हो गया प्लस r इक्वल्स टू 1। हमारे पास दो तरीके के नंबर आएंगे कि a या तो 2q हो सकता है या तो 2q प्लस 1 हो सकता है, या तो 2q हो सकता है या तो 2q प्लस 1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो तो a इक्वल्स टू 2q, a इक्वल्स टू 2q और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो यहाँ पे जो 2q है सिंस ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इवन इंटीजर जो है उसे हम 2q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसी भी ऑड नंबर को, यहाँ पे देखो 2q क्या हो गया इवन हो गया, 2q क्या हो गया इवन हो गया, अगर उसमें हमने 1 जोड़ दिया, किसी भी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वो ऑड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 2q प्लस 1 क्या होगा ऑड होगा, 2q प्लस 1 क्या होगा ऑड होगा। So a is of the form either 2q which is an even integer and positive integer can be either even or odd. Now any positive odd integer is of the form 2q plus 1, 2q plus 1। Similarly तो इस तरीके से हमने यहाँ पे using यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने क्या प्रूव कर दिया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको यूज करके हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि a आइदर 2q हो सकता है और 2q प्लस 1 हो सकता है। अगर 2q हुआ तो इवन नंबर होगा और 2q प्लस 1 हुआ तो वो ऑड नंबर होगा, हैंस प्रूव। ओके, आपको ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने होंगे एग्ज़ाम में जब लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या प्रूव करना है वो लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कि क्या नंबर हमने एज्यूम किया, ए को पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज राइट अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम अपने बी के वैल्यू लिख लेंगे, फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर को फिर से लिखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो प्रूव हो पाता है या नहीं। ठीक है, अभी आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हमें एप्लीकेशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है।
चलो अब क्या करना है यहाँ पे, so that any positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 2 3 where q is some integer. So हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, क्या प्रूव करने के लिए, टू प्रूव कि एनी ऑड integer can be written into 4q plus 1 or 4q plus 3. So first of all, let a is a positive integer. A is a positive integer. Here you can see that b equals to 4. Now using Euclid's division lemma, we can write a equals to bq plus r, where r is less than b, greater than equals to 0. डोंट आप ना इस स्टेप को फॉरगेट मत करो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r लेस देन b स्किप मत करो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सो यार b इक्वल्स टू 4, तो 4q प्लस r और r इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे देयरफॉर अगर r को हम इंटीजर वैल्यू में देखेंगे तो क्या क्या आएगा, 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 and 3. So our a can be our a can be 4q plus 0, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3. So this is when r equals to 0, r equals to 1, r equals to 2, r equals to 3. Okay, so now अब हम यहाँ पे देखेंगे a equals to 4q. a equals to 4q integer and it's a even integer. Why? Because 4 is divisible by 2, so any number divisible by 2 will be a even integer. Now here 4q will be even, 4q will be even, 4q will be even and any if you are अगर हम किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं, किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑड. तो दिस विल बी ऑड. उसी तरीके से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 एक फैक्टर है, 2 क्या है, एक फैक्टर है. 2 फैक्टर है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे अंदर कोई सा भी नंबर हो. यहाँ पे अगर 2 का फैक्टर है इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि ये भी इवन है. यहाँ पे देखो फिर से ये क्या है, ऑड. ऑड में क्या किया हमने, 3 एक ऑड नंबर है, तो इवन में हमने क्या जोड़ दिया, ऑड. इवन प्लस ऑड क्या होगा हमेशा, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज क्या होगा, ऑड. तो ये नंबर क्या हो गया अपने पास, दिस कंप्लीट सेट विल बी क्या हो जाएगा, ऑड. सो वी कैन से कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स, आर ऑड इंटीजर्स. ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके इक्वेशंस को और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं. ओके,
तो एक और एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, यू कैन गो एट योर होम एंड आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास कितने काजू है 420, कितने बादाम बर्फीज हैं 130। सी वांट्स टू स्टैक देम मतलब कि ऐसे पाइलिंग करना, ऐसे सजाना एक के ऊपर एक, ठीक है। सच वे डैट कि ईच स्टैक हैज़ दी सेम नंबर, ईच स्टैक हैज़ दी सेम नंबर। उसको क्या करना है कि मान लो कि ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये डब्बा है, इसमें इसको बर्फ़ी भरनी है और सब में बराबर बराबर बर्फ़ी भरनी है, सब में क्या करनी है बराबर बराबर बर्फ़ी भरनी है, सेम नंबर, ठीक है। देन टेक ऑफ द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ द ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस। तो इसके लिए वो नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर हम लोग एक स्टैक में डाल सकते हैं। तो सिंपली आपसे जहाँ भी पूछा जाए कि वो लिस्ट नंबर क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उन दोनों नंबर का HCF निकाल लो, आप उन दोनों नंबर का HCF निकाल लो, बिकॉज क्योंकि HCF से जो नंबर होगा वही लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसका वही लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वही उसी फैक्टर में जब मान लो उसका फैक्टर 4 आता है, तो जब हम 4 की क्यू करेंगे तो वो सारे बर्फीज को सजा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 420 एंड 130 यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। हम पहले क्या करेंगे, A 420 हेयर वी कैन क्लियरली सी 420 इज ग्रेटर देन 130, 420 इज ग्रेटर देन 130। तो हम क्या करेंगे, 420 इक्वल्स टू 130, हम यहाँ पे Q और R की वैल्यू देखेंगे, R की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, 30 को लेंगे और 130 को लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी R की वैल्यू क्या आ गई, फिर से नॉट इक्वल्स टू 0, फिर हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों पे इस प्रोसेस को करेंगे, यहाँ पे आ गई 0। तो इसका मतलब है हमारा HCF कितना हो गया 3, HCF कितना हो गया 3, HCF कितना हो गया 10, HCF कितना आ गया 10। अब हमारे पास जो HCF है वो 10 है, तो हमारे इसका मतलब है कि एक एक स्टैक में कितने आ जाएंगे 10 बर्फीज। टोटल नंबर ऑफ बर्फीज कितने हो गए 550। सो हमें 55 स्टैक्स लगाने होंगे, हमें 55 स्टैक्स लगाने होंगे। सिमिलरली आप अपने घर पे एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इन माई कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, HCF फाइंड आउट करने हैं आपको 1 2 3। फिर यहाँ पे है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6Q + 3 यू कैन अटेम्प्ट इट, लाइक हम जैसे हमने 4Q + 1 के लिए किया था। फिर यहाँ पे अगेन आपको स्टैकिंग करनी है या लाइन लगानी है, तो मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर दिस। You can try this, otherwise we will be solving in the next lecture. Similarly, we will be solving this one in the next lecture. These two questions are very good questions. Okay. So hopefully you understood my lecture. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमारे वीडियो पे आइए, वहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।